नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस का खास कार्यक्रम पोल पॉलिटिक्स और मैं हूं कुमार भवेश चंद्र। चुनाव सिर पर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, पहले ये दौर के चुनाव में ही अब तक 1 महीने का भी वक्त नहीं बचा रह गया है। पार्टियां टिकट बंटवारे के भंवर में फंसी हैं तो उम्मीदवार अपने भविष्य की चिंता से जूझ रहे हैं। जिनका टिकट फाइनल हो गया है वे जनता का सामना करने के लिए मुद्दे की तलाश कर रहे हैं। पोल पॉलिटिक्स में पहली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी अपने चुनावी दांव पेच के लिए भी जाने जाते हैं। 2014 में उनका दांव हम सभी देख चुके हैं। इस बार भी एक नया दांव देखने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे भी चुनाव के वक्त नेता न जाने क्या क्या करते हैं। चुनाव के वक्त पोस्टरों पर हाथ जोड़े तस्वीर से ऐसा लगता है कि वह जनता जनार्दन की स्वामी भक्ति में कोई कभी नहीं छोड़ेंगे। यह बात और है कि हम और आप जानते हैं कि चुनाव जीतने के बाद ये नेता जनता का कितना ख्याल रखते हैं। खैर, हम बात कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यह तो हम सभी जानते ही हैं कि बीजेपी मोदी वंस अगेन इन 2019 के नाम से अभियान चला रही है। इधर खुद को प्रधान सेवक बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ट्विटर पर अपना नाम ही बदल दिया है। अब ट्विटर पर नरेंद्र मोदी का नाम चौकीदार नरेंद्र मोदी हो गया है। इतना ही नहीं, चौकीदार नरेंद्र मोदी को फॉलो करने वाले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत कई मंत्रियों ने भी ट्विटर पर अपने नाम बदल लिए हैं और अपने नाम के आगे चौकीदार लगा लिया है। दरअसल 2014 में चाय वाला के बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी चौकीदार शब्द को भुनाने में जुट गई है। रैलियों में खुद को देश का चौकीदार कहने वाले पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ही मैं भी चौकीदार के नाम से करीब 3.5 मिनट का वीडियो जारी किया, जो ये वीडियो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। और वैसे भी मोदी सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी सक्रिय हैं। इस वीडियो के अलावा मैं बात कर रहा हूं कि वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी सक्रिय हैं और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर उनके अकाउंट है, लेकिन वहां पे अभी मोदी ने अपना नाम नहीं बदला है। वहां पे उनका नरेंद्र मोदी ही नाम दिखाई दे रहा है। फिलहाल मोदी के इस नामकरण को लेकर सियासी प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया बड़ी दिलचस्प है। एक कार्यक्रम में जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि पीएम ने आपके नाम के आगे चौकीदार लगा लिया है तो वे तपक से बोले, अब मैं अपने नाम के आगे क्या लिख सकता हूं? अब चूंकि चाय वाला की पोस्ट खाली हो गई है तो मैं अपने आगे चाय वाला लिख देता हूं। चाय वाला इसलिए लिखूंगा क्योंकि मैं खुद दूध वाला हूं। अखिलेश यादव ने बाद में इस पर ट्वीट भी किया है। ट्वीट में उन्होंने जो लिखा है वो इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उससे पहले मैं अगली खबर की ओर बढ़ूं, मैं आपको ये अखिलेश यादव को इसको जो प्रतिक्रिया आई है इस पर बाकी लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो सुनवा देता हूं मैं आपको। जनता पार्टी के चौकीदार या देश के प्रधानमंत्री जी इतने बेहतर ही चौकीदार थे तो आज किसानों को अपने खेत की चौकीदारी करनी क्यों पड़ रही है? और कैसे चौकीदार थे कि नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ये सारे जो देश के चोर हैं, देश के गरीबों का पैसा लेकर के देश से भाग गए। दरअसल सच्चाई ये है कि इस देश के 130 करोड़ लोगों का इस राष्ट्र के निर्माण में भूमिका रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव से पहले 2014 में जितने वादे किए थे वो असफल साबित हुए और उसके बिल्कुल इतर काम कर रहे हैं। जिस तरीके से ये सरकार किसानों, नौजवानों को छोड़कर उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है तो निश्चित तौर से उनको चौकीदार के साथ ये भी लिख लेना चाहिए कि हाँ, हम चोर हैं। देखिए, पूरे विपक्ष को ना लीजिए। जो व्यक्ति आरोप लगाता है साक्ष्य उसी को देने पड़ते हैं, पर कांग्रेस के कुछ गवाह सपा के जैसे कल अखिलेश यादव हॉस्टाइल हो चुके हैं। उन्होंने कहा मैं नहीं कहता कि चौकीदार चोर है, ये कांग्रेस कहती है। जो कहता है उसको साबित भी करना पड़ता है, ऐसा नियम है कानून का। और उस नियम के तहत देश का हर नागरिक, हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता खड़ा हो गया कि हाँ, मैं इस देश का चौकीदार हूं, हम इस देश के विकास के भागीदार हैं और झूठ के कपाल पे सत्य का प्रहार है। हर नागरिक। तो प्रधानमंत्री मोदी का ट्विटर जो है एक तरह से अभी चर्चा में आ गया है। मुझे लगता है कि राजनीति में अभी ये इस चर्चा का विषय बना रहेगा। ट्विटर पे उन्होंने जो चौकीदार नरेंद्र मोदी लिख दिया है उसको लेकर, चूंकि मंत्री उत्साहित हैं,
उनके अध्यक्ष उत्साहित हैं, उन्होंने नाम बदल लिए हैं। अभी हो सकता है कि ये संख्या, इनकी फेहरिस्त और बढ़ जाए और बीजेपी के जो समर्थक हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, हो सकता है सारे चौकीदार बन जाएं। देश में पता नहीं इतने सारे चौकीदार हो जाएंगे, ये भी एक नया विषय है और 2019 में ये लड़ाई जो है उसको दिलचस्प बनाएगा। खैर, हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और लेते हैं प्रियंका गांधी के बारे में बात करते हैं। अगली खबर में प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका एक बार फिर रविवार को लखनऊ पहुंच चुकी हैं। सुरक्षा वजहों से उनके इस कार्यक्रम पर कैंची चलने ही वाली थी, लेकिन प्रशासन ने आखिरकार उनको अनुमति दे दी। हालांकि अभी ये भी खबर आ रही है कि वाराणसी से उनको जो प्रयागराज से जो वाराणसी जाना है उसके बीच में कई जिले पड़ते हैं, तो उन जिलों की अनुमति अभी चूंकि डीएम के हवाले है और अभी इस वक्त चुनाव के मौके पे डीएम जो है चुनाव अधिकारी की तरफ बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और उसके आधार पे वो फैसले करते हैं। इसलिए अभी उनको ये परमिशन जो है कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि अभी पूरी तरह से वाराणसी प्रयागराज से लेकर वाराणसी के बीच में पूरी तरह से अभी निर्विघ्न उनको अभी नहीं मिला है, लेकिन उनकी यात्रा कल शुरू हो रही है। इसको लेकर वो अभी इतना निश्चिंत हैं। उनके कार्यक्रम और उसके पीछे की सियासत को भी हम समझेंगे, लेकिन पहले प्रियंका गांधी ने जो चिट्ठी लिखी है यूपी के वोटरों को, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। प्रियंका गांधी ने यूपी के वोटरों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि यहाँ से उनका रिश्ता बेहद पुराना है। उनकी चिट्ठी इस वक्त हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। प्रियंका ने यूपी के लोगों को संबोधित करते हुए चिट्ठी जो लिखी है उसमें लिखा है कि मैं इस धरती से आत्मिक रूप से जुड़ी हुई हूँ और यह मानती हूँ कि प्रदेश में किसी भी तरह के राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत आपकी पीड़ा को साझा किए बगैर नहीं हो सकती है। इसलिए सीधा आपसे सच्चा संवाद के लिए मैं आपके द्वार पर पहुंच चुकी हूँ। तो ये चिट्ठी है प्रियंका की और आज कांग्रेस पार्टी के सिपाही के रूप में उन्होंने ये चिट्ठी में बहुत ये 2-3 पैरे की चिट्ठी है। मैंने आपको छोटी सी चिट्ठी दिखाई। उन्होंने चिट्ठी में और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि आज कांग्रेस पार्टी में के सिपाही के रूप में जो है मेरी जिम्मेदारी आपके साथ मिलकर यूपी की राजनीति को बदलने की है। प्रियंका की ये चिट्ठी लखनऊ से जारी की गई है। प्रियंका रविवार की सुबह ही लखनऊ पहुंच गई थी। उन्होंने कांग्रेस के सभी विधायकों और कांग्रेस की टिकट पर 2017 में यूपी में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से वो मिली, उनसे बात की, उनसे आगे की रणनीति पर चर्चा की उन्होंने। और इसके बाद उनका सोमवार से जो है यानी कल से उनका पूर्वांचल के दौरे पर वो जाने वाले हैं। तो पूर्वांचल के दौरा जो है उनका ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। वे उन सभी लोगों के समर्थन चाहती हैं जो उन्होंने पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का 2017 में जो विधानसभा का चुनाव लड़े थे और जो जीत गए थे, उनका समर्थन तो निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन जिन्होंने चुनाव लड़ा था और वो उनके साथ जुड़े हुए हैं अभी उनकी पार्टी के साथ, उनके समर्थन के लिए उन्होंने आज ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है। अपने पूर्वांचल के दौरे को खास बनाने के लिए प्रियंका गांधी ने इस बार गंगा को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करने की रणनीति बनाई है। पिछले लोकसभा चुनाव में वाराणसी के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी ने भी गंगा को प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया था। वे अपनी चुनावी सभाओं में ये जरूर कहते थे कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है। प्रियंका के गंगा यात्रा को उससे जोड़कर देखा जाना लाजमी है। कल प्रियंका स्टीमर के जरिए प्रयागराज से वाराणसी की यात्रा शुरू करेंगी। इस गंगा यात्रा का जिक्र प्रियंका ने अपनी चिट्ठी में भी किया है। उन्होंने लिखा है कि गंगा सच्चाई और समानता की प्रतीक है और हमारी गंगा जमनी संस्कृति का चिन्ह भी है। वह किसी से भेदभाव नहीं करती है और गंगा जी उत्तर प्रदेश का सहारा हैं। मैं गंगा जी का सहारा लेकर आपके बीच पहुंचूंगी, ये प्रियंका ने अपनी चिट्ठी में लिखा है। प्रियंका अगले 3 दिन तक जनसभाएं करेंगी, रैलियां करेंगी। गंगा यात्रा करते हुए प्रियंका वाड्रा मिर्जापुर पहुंचकर मां विंध्यवासिनी देवी और चंद्रिका देवी का दर्शन भी करेंगी। मौलाना इस्माइल चिश्ती की मज़ार पर चादर चढ़ाने का कार्यक्रम भी उनका है। 20 मार्च को वाराणसी पहुंचने से पहले अदलपुरा के शीतला मंदिर में दर्शन पूजन का भी कार्यक्रम है उनका, प्रियंका गांधी का। वाराणसी सीमा में प्रवेश के साथ ही गंगा तट पर सूलटंकेश्वर मंदिर में प्रियंका गांधी मत्था टेक कर अपनी चुनावी सफलता की कामना करेंगी। आजकल नेताओं को जो है मंदिर जाने की जो एक मंदिर जाना, वहाँ तस्वीरें खिंचवाना, ये भी एक चुनाव का हिस्सा बन गया है और निश्चित रूप से अब जो है इस दौर में सभी दलों के लोग शामिल हो गए हैं। खैर, प्रियंका गांधी इसके बाद दूसरे दौरे में वह बलिया से बिहार के बीच छपरा तक की यात्रा का भी एक प्लान उन्होंने बना रखा है, जो अगले दौर में होगा, इस बार नहीं। वो उत्तर प्रदेश की इस यात्रा को पूरा करने के बाद उनका कार्यक्रम है कि अगली बार जब वो दौरा शुरू करेंगी तो वो बलिया से लेकर बिहार, जहाँ पे वहाँ भी वो लड़ाई में है,
वहाँ पे गठबंधन को लेकर उनकी लड़ाई जारी है और वो वहाँ भी यात्रा करेंगी। पूर्वांचल दौरा निपटाने के बाद प्रियंका गांधी अगले चरण में बलिया से गंगा के किनारे सटे करीब 150 गांवों में लोगों से संपर्क करेंगी। उनके दौरे का कार्यक्रम भी 3 दिन का है। अगला जो दौरा है उनका वो 3 दिन का कार्यक्रम है और वो भी इस बार भी वो लगातार हैं और अगली बार वो 3 दिन तक बलिया से छपरा के बीच में यात्रा करेंगी। लेकिन प्रियंका की बिहार यात्रा के बीच बिहार में बीजेपी के खिलाफ गठबंधन की तैयारियों को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। आरजेडी और कांग्रेस व दूसरे सहयोगी दलों के बीच तनातनी अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। तेजस्वी यादव सीटों के बंटवारे को लेकर समझौता करने की नसीहत दे रहे हैं तो आरजेडी के कुछ धड़े की ओर से गठबंधन को ही खत्म मान लेने की चेतावनी दी जा रही है। कुल मिलाकर बिहार में एंटी बीजेपी महागठबंधन में सीटों के ऐलान की तारीख भी टलती जा रही है। अब ये नई तारीख जो आई है 19 मार्च आई है और 19 मार्च को हो सकता है कि इनके बीच सीटों का जो झगड़ा है वो सुलझ जाएगा और उनकी सीटों का ऐलान हो जाएगा कि कहां से कौन लड़ेगा और क्या आगे की उनकी रणनीति है। कांग्रेस 11 सीटों पर कैंडिडेट उतारना चाहती है लेकिन आरजेडी उसे महज 8 सीटें देना चाहती है। तो ये है वहाँ पे और यही पेच जो है वहाँ फंसा हुआ है बिहार में, जिसकी दिक्कतें हैं और वो अब देखना है कि 19 तारीख को ये फैसला क्या आता है उनका। इस बीच दिल्ली में भाजपा के लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची के लिए रस्साकसी रविवार को भी जारी रही। आज दिन भर चल रही। कल केंद्रीय चुनाव समिति की शनिवार देर रात तक चली बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा तो हुई थी कल, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए थे वो लोग, या नतीजे पर पहुंचे भी होंगे तो वो मीडिया के पास नहीं आई वो खबर। और इस बीच जो है वो जो खबर आ रही है कि बिहार में बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा का पत्ता काट दिया है। वे प्रधानमंत्री को लेकर खुलेआम आलोचना करते रहे हैं, विरोधी नेताओं के मंच साझा करते रहे और वो कलकत्ता में रैली में दिखाई दिए थे। उसके अलावा भी वो ट्विटर पर लगातार प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं, मीडिया में अपनी बातें रख रहे हैं, जो मोदी विरोधी बातें कर रहे हैं। वो यशवंत सिन्हा के साथ उनका अभियान हम सब लोगों ने देखा है। तो ऐसे में जो है पार्टी ने उनका एक तरह से ये तय कर लिया है कि अब ये आर पार की लड़ाई है और उनकी जगह एक उन्हीं कायस्थ समाज से आते हैं, चूंकि मंत्री कानून मंत्री जो हैं रविशंकर प्रसाद, उनका कैंडिडेचर लगभग तय माना जा रहा है। इसका ऐलान तो जैसे ही आज वो अगर शाम में इसका मंथन कंप्लीट होता है, ये उनको सीटें अगर तय हो जाती हैं तो इसका ऐलान आज शाम में मुमकिन है हो जाएगा। यानी शत्रुघ्न सिन्हा के पत्ता कटने की खबर आज आपको मिल सकती है। ऐसे में पार्टी ने उनकी सीट से कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को उतारने का मन बना लिया है। खैर उसके अलावा जो चर्चा में नाम है बिहार को लेकर, केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह आरा से लड़ सकते हैं, संजय जायसवाल पश्चिम चंपारण से लड़ सकते हैं, केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण से चुनाव लड़ाने की उनकी जो है सहमति लगभग पार्टी में एक तरह से बन गई है। तो बिहार में भी जो है 7 दौर में चुनाव होने हैं और एक लंबी प्रक्रिया चलेगी। बिहार में एक चीज़ और है, जो गिरिराज सिंह हैं उनकी सीट को लेकर भी मामला फंसा हुआ है और अभी तक स्थिति क्लियर नहीं है। ये परिदृश्य है बिहार का जो मैंने आपको बताया। और तो ये है आज के चुनाव से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण खबरें। पॉलिटिक्स में हम इस पर डिटेल्स में इस पर चर्चा करेंगे कि ये जो खबरें हैं इनके पीछे का निहितार्थ क्या है और वो कैसे चीज़ें चुनाव में इम्पैक्ट करेंगी और कैसे इम्पैक्ट डालने की कोशिश की जा रही हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र जी। ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो पहला एक और कह सकते हैं कि एक दाव फेंका है, उन्होंने अपने नाम के आगे जो लगा लिया है कि चौकीदार नरेंद्र मोदी। ये चौकीदार और प्रधान सेवक बड़ा कंफ्यूजन है। क्या इसको कैसे, मतलब मुझे लगता है चुनाव में क्या ये किस तरह से मामला जाएगा और क्या इसका, चूंकि सोशल मीडिया पर यूथ उनको काफ़ी वो करते हैं, फॉलो करते हैं और एक पॉलिटिशियंस भी फॉलो करते हैं और इसका रिएक्शन अभी आना शुरू हुआ है। कह सकते हैं कि अभी शुरुआती रिएक्शन है जिसमें अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और कुछ उत्तर प्रदेश में कुछ नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये किस रूप में आप इसको देखेंगे? मैं इसको बहुत लंबा कैंपेन नहीं मानता हूं कि ये थोड़े दिन में चल के गिर जाएगा, क्योंकि इससे बीजेपी को लाभ कम नुकसान ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि आप देखिए राहुल गांधी चोर हैं जो कहते हैं, उसका ये एक जवाब इन्होंने खोजा है। पर जवाब में जो है चौकीदार इस समाज में एक वर्ग भी है, काम करता है और उसकी हालत बेहद दयनीय है। 1,500 रुपये मानदेय उत्तर प्रदेश में चौकीदार पाता है महीने में।
तो 1,500 जो नहीं, लेकिन राजन जी पिछली बार तो चाय वाले की बहुत आमदनी ज्यादा नहीं होती है, चाय वाला कह के कह सकते हैं आप चाय वाले की आमदनी चौकीदार की आमदनी से 10 गुना ज्यादा है। अच्छा, हाँ, ये अगर तो मतलब चाय वाला बनाम मतलब ये चलेगा, ये चर्चा नहीं, ये लोगों के बहुत बीच दिन- में ये बहुत दिन इसी नहीं बहाने चले- चर्चा तो जाएगी ना भाई, एक चर्चा चलेगी और चर्चा में जब भी आएगा कि ये राहुल गांधी के चौकीदार चोर है का जवाब है। ठीक है, मैं चौकीदार हूं, मैं सेवक हूं, इस तरह की चीजें आप जब लाते हैं तो उसका कोई आधार भी देना होता है। जब आप कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं तो फिर ये आता है कि चौकीदारी वाले कौन से काम और आपने नहीं किए हैं। तो ऐसे तमाम काम हैं जो चौकीदारी के काम जो करने में सरकार असफल रही है, तो वो आप जब गिनाओगे, विपक्ष जब उनको गिनाएगा, तो आपका ये अभियान मैं चौकीदार हूं बहुत दूर तक नहीं जाएगा। अच्छा, तो अभी जो आलोचना हो रही है उसमें ये जो, अच्छा ये सारे जो हैं जितने भी मंत्री हैं सब सारे चौकीदार बन जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि ये एक उपहास भी होगा क्या इनका कि भाई इतने सारे चौकीदार? हाँ, इतने सारे चौकीदार तब भी नीरव मोदी गायब, तो ये सवाल तो विपक्ष पूछेगा ना। हाँ। कि इतने सारे चौकीदारों के रहते कैसे भाग गया नीरव मोदी? या आप चौकीदार हो तो आप तो जहाज से चलते हो, गांव का चौकीदार दरोगा से लात क्यों खाता है? ये भी आएगा, क्योंकि वो देखता है कि सबसे ज्यादा इस तंत्र में, चौकीदार तंत्र में, दरोगा पुलिस चौकीदार का अपमान करती है। ठीक है, अभी अभी ये जो दूसरा पहलू, एक तो आज अच्छा, एक और चीज, राजनाथ और सुषमा स्वराज जी अभी चौकीदार नहीं बने। हाँ, अभी अरुण जेटली भी नहीं बने हैं। बहुत अरुण बन गए मैं हैं, देख रहा था। जो और महत्वपूर्ण लोग हैं, गडकरी जी हैं, अभी चौकीदार गडकरी जी नहीं बने। हाँ। तो आपकी पार्टी का ही अगर एक नीचे से कार्यकर्ता लेके ऊपर तक सारे लोग चौकीदार नहीं बनते हैं तो ये आपका अभियान पूरा नहीं माना जाएगा। अच्छा, आज जो है ये इस घटना के अलावा एक जो दूसरी घटना है जो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में हैं और वो गंगा के जरिए अपना अभियान चला रही हैं, और गंगा आपको याद होगा कि 14 में भी गंगा इस बात को लेकर चर्चा में थी, क्योंकि मोदी अपनी हर रैलियों में, हर सभाओं में उत्तर प्रदेश में खास तौर पे वो कहते थे कि माँ गंगा ने बुलाया है। तो क्या कहीं उससे जोड़ के ये जो प्रियंका गांधी का गंगा यात्रा अभियान है और ये कितना कामयाब होता हुआ दिखाई देता है, या क्या उसकी कोई जमीन उसको मिलेगी? गंगा जमीन यात्रा तो वो जल में कर रही है, लेकिन क्या इसके जरिए जमीन पर कांग्रेस कुछ ठोस कर पाएगी? देखिए भावेश जी, पिछले 2014 के इलेक्शन में सांस्कृतिक प्रतीकों का बीजेपी ने और मोदी जी ने बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया था। तो वो गंगा का ने बुलाया है कहते थे, और भी गंगा पुत्र हूं, मतलब, और मंदिर भी जाते थे, सारी चीज। आज वही चीज प्रियंका ने पकड़ी हुई है। इनके राष्ट्रवाद को उन्होंने कहा कि आप जागरूक बनिए, तो देश की सबसे ज्यादा देशभक्त हैं आप। दूसरा, अब ये गंगा के जरिए यात्रा पे निकलेंगी। आपको याद होगा अहमदाबाद में जब चुनाव रहा था गुजरात का, तो एक सी प्लेन से मोदी जी वहां गए थे। तो वहां भी उन्होंने बड़ा प्रतीक का बड़ा सलीके से इस्तेमाल किया था। और ये इस बार राजनीति में पहली बार प्रियंका जी अगर मोटरबोट से निकलेंगी गंगा के किनारे किनारे, तो ये एक नया प्रयोग होगा। और ये प्रयोग खाली प्रतीक को कहने भर से नहीं होगा, आप उससे गुजरते रहेंगे, और जब गुजर रहे होंगे तो नमामि गंगे की हकीकत भी बीच बीच में दिखाई जाती रहेगी, बिना कुछ कहे। लेकिन क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मतलब बीजेपी जो एक एजेंडा रख रही है उसका पीछा करना या उसी लाइन पे अपनी बात को आगे बढ़ाना, ये भी तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, देखिए, नुकसान किसी का कोई कह लीजिए कि ट्रेडमार्क तो हो नहीं गया है कि आप गंगा में जाएंगे तो बीजेपी के हो जाएंगे या कहे जाएंगे। यात्रा लेकर निकल रही है, वो उनका एक अलग संदेश है और एक अलग तरीके का राजनीति में प्रचार अभी जैसे रोड शो होते हैं। अब आप नदी शो कर लीजिए या रिवर शो कर कह दीजिए इसको। तो ये रिवर शो पहली बार मोदी जी ने गुजरात में दिखाया था, अब उसको उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी लेके आगे बढ़े। मतलब इस बार के चुनाव में जो है मतलब सिर्फ जल पे काम नहीं होगा, ये थल पे काम नहीं होगा, जल में भी काम होगा, पानी में भी राजनीति चलेगी। हाँ, पानी में भी राजनीति तेजी से दिखेगी। और भी आज इंपॉर्टेंट एक और बड़ी खबर आई है, जो कांग्रेस ने जो है 7 सीटें एक तरह से कहिए कि महागठबंधन को ये अमेठी और रायबरेली के बदले में दे दी है, 2 के बदले में 7। ये इसको कैसे देखा जाए? क्या ये जो गिफ्ट और ये प्रति गिफ्ट कह सकते हैं कि ये
उसका उसका इसकी वापसी का ये कितना काम करेगा उत्तर प्रदेश में? यानी हम कह सकते हैं कि ये 2 और ये 7 9 सीटों पर ये कांग्रेस जो है, ये अगर इस ठोस मुकाबले में आती है तो इसका प्रभाव कहीं और भी देखते हैं आप? देखिए, ये संवाद जारी रखने का एक जरिया है ये सीटें छोड़ना, और चुनाव में हम सारी सीटों पर लड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी सीटों पर कांग्रेस गठबंधन को चुनौती दे रही है। कांग्रेस की बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ 15 सीट से ज्यादा नहीं है। नहीं, लेकिन 14 में तो 14 के पहले जो चुनाव हुए थे उसकी 21 सीटें थी कांग्रेस की। तो देखिए, इतिहास पर जाएंगे तो फिर वर्तमान में कैसे आगे बढ़ेंगे? हमारे पास तो 60 में मोबाइल नहीं था, आज मोबाइल है, तो हम मोबाइल 60 वाली राजनीति के बारे में क्यों करेंगे? हम तो नहीं, आप मान रहे हैं कि 9 वाली ताकत कांग्रेस की नहीं है? 9 वाला माहौल नहीं है, ताकत की हम बात नहीं कर रहे हैं। ताकत तो कांग्रेस की बहुत ही कमजोर है। संगठन जहां नहीं होगा वहां आप बहुत ज्यादा लड़ नहीं सकते। संगठन की कमजोरी कांग्रेस। अगर ये 9 में अगर ये मिलीजुली कुश्ती नहीं थी, सपा और बसपा आज जिस तरह से एक साथ है और उसके साथ कहीं कांग्रेस का भी एक जुड़ाव दिखाई देता है, तो और राहुल जब भी आते हैं तो कहते हैं कि हमारी विचारधारा हमारी एक है, तो इसका असर क्या मतलब नहीं लगता है कि कांग्रेस का यहाँ पे जो है 9 से ज्यादा सीटें आनी चाहिए, आ सकती हैं? अगर 9 में ये कॉम्बिनेशन नहीं था? नहीं, 9 में तो 20 सीटें के करीब आई थी। अब आज कांग्रेस अगर 10 सीट भी पा जाती है तो अब बहुत ज्यादा सीटें वो पा लेगी, क्योंकि उसके पास कुछ 15 सीट 16 सीटों पर ऐसे अच्छे उम्मीदवार हैं। अच्छा, ये जो है ये परिस्थिति सपा बसपा के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा? बहुत नुकसानदेह नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया ना कि बहुत सीटों पर तो ये आपसी फ्रेंडशिप वाली लड़ाई इन लोगों के बीच में होने जा रही है, और उसका नुकसान इनको कम होगा, बनस्पत बीजेपी को ज्यादा होगा। ठीक है राजेंद्र जी, हमारे पास समय की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।